So yesterday we had talked about generation and conduction of impulse. तो इम्पल्स जनरेशन अगर आपको समझना है, सबसे पहले आपको एक्सॉन लेना पड़ेगा। एक्सॉन के अंदर आपको समझना पड़ेगा तीन स्टेजेस क्या क्या होती हैं। पहला स्टेज जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेज। पोलराइज्ड का मतलब चार्जेस का डेवलप होना, चार्जेस का प्रेजेंट होना या डेवलप होना। दूसरा स्टेज है डीपोलराइज्ड स्टेट। ये एक्टिविटी को शो करता है, यहां पर कोई एक्टिविटी हुई है जिसके वजह से चार्ज क्या हो गए, अपोजिट हो गए, चार्ज अपोजिट हो गए। और तीसरा स्टेज जो होता है वो रीपोलराइज स्टेट को शो करता है। इसमें अगेन अगेन सेम चार्ज आ जाता है, सेम मतलब प्रीवियस की तरह। हाँ, so class, now we have to discuss that how charges get opposite, how charges get developed into different scenario. So basically in polarized state there is a pump known as sodium potassium pump. इस पंप का नाम सोडियम पोटेशियम पंप है, जो 3 सोडियम को बाहर की तरफ और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ भेजता है, जिसके वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसको पोलराइज स्टेट बोलते हैं। इसमें बहुत कम करंट डेवलप होता है। उसके बाद अगर किसी इसी एग्जॉन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर स्टिमुलस आया है, स्टिमुलस की एक थ्रेशोल्ड कैपेसिटी है, उसके बिलो जितनी भी चीजें होंगी उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं स्टिमुलस। तो किसी भी चीज को स्टिमुलस बनने के लिए क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड कैपेसिटी या चार्ज को पार करना होता है। ये मैंने कल डिस्कस कर लिया था। तो बाकी सारे एग्जाम पे तो पोलराइज स्टेट होगा, जैसा था वैसा ही, लेकिन जिस पॉइंट पर स्टिमुलस ने टच किया है उस पॉइंट पर सोडियम परमिएबल हो जाएगा। एट दैट पॉइंट सोडियम बिकम परमिएबल। तो सोडियम बाहर ज्यादा है, तो जब सोडियम परमिएबल होगा तो वो बाहर से अंदर की तरफ भागेगा, तो सोडियम गेट्स इनसाइड। अंदर पोटेशियम पहले से है, सोडियम भी आया अंदर की तरफ, तो सोडियम भी अंदर आ गया, पोटेशियम भी अंदर है, तो अंदर की तरफ अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर की तरफ ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। अब एक ही एक्सॉन पर कुछ जगह पर पॉजिटिव और नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है, और एक पर्टिकुलर जगह पर अंदर नेगेटिव है और बाहर, सॉरी, अंदर पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव है, और जिसका जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा है, मान लो 30 मिली वोल्ट है, और एक का जहां बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है उसका -70 मिली वोल्ट। सो ऑटोमेटिकली एक ही तार है, ये मान लो एक तार है, इस तार पे जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पे स्टिमुलस जनरेट हुआ है, स्टिमुलस जनरेट हुआ है ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा है। स्टिमुलस यहाँ पर अगर जनरेट हुआ है तो स्टिमुलस में यहाँ पे जो चार्जेस हैं ये अपोजिट हो गए, बाकी पूरे तार पे चार्जेस एज सेम है जब पहले थे। ठीक है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है और बाकी तार का पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो ऑटोमेटिकली जो चार्ज डेवलप हुआ है वो यहां से आगे की तरफ भागेगा, यहां से आगे की तरफ मतलब अपने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, फिर नेगेटिव से फिर आगे जाएगा दूसरे, इस पे आएगा न्यूरॉन पे, उसका भी नेगेटिव होगा तो उस पे भागेगा, फिर आगे जाएगा वो भी नेगेटिव हो उस पे भागेगा। तो वो अपने पॉजिटिव से तब तक भागता रहेगा जब तक उसको एक एंड ना मिल जाए। वो एंड कौन है, ब्रेन है आपका। तो ब्रेन आपको क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को परसीव करेगा। वो देखो सोनिया आई कह रही मैथ में ज्वाइन हो गया था इसका। इट्स ओके, इट्स ओके। सो इट इज सिंपल दैट कि सोडियम क्या हो गया, परमिएबल हो गया। व्हेन सोडियम गेट्स परमिएबल, ऑटोमेटिकली the things the changes occurs in the ion or charges, and that charge is higher than the previous one, therefore charges move from its higher potential difference to lower potential difference। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, कि जिस पॉइंट पे स्टिमुलस आया चार्ज अपोजिट हो गए,
क्यों अपोजिट हो गए? क्योंकि सोडियम परमिएबल हो गया। बहुत सिंपल है, चार्जेस अपोजिट हो गए, क्यों? क्योंकि सोडियम परमिएबल हो गया। लॉजिक क्या है? सोडियम परमिएबल हो जाएगा तो सोडियम बाहर से अंदर आ जाएगा। पहले बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, अब सोडियम बाहर से अंदर आ गया, सोडियम भी पॉजिटिव, पोटेशियम भी पॉजिटिव अंदर की तरफ, तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। नहीं, ब्रेन नेगेटिव नहीं है। जैसे मान लो तुमने सॉकेट लगाया, मतलब सॉकेट है, तुमने चार्जर लगाया, चार्जर को आपने मोबाइल में दिया, मोबाइल में आपने उसको इंड्यूस किया, तो मोबाइल में इंड्यूस करेंगे तो वो चार्ज यहाँ पर आके कुछ चीज में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये चार्ज का क्या है, यहाँ के आगे चार्ज नहीं बढ़ रहा ना, क्यों? क्योंकि चार्ज को यहाँ पर रिसीव किया जा रहा है। तो ब्रेन भी आपके इन चार्जेस को इंफॉर्मेशन के फॉर्म में रिसीव करता है। ब्रेन में लोब्स होते हैं, एनालाइजिंग लोब्स होते हैं, जो कि इन चार्जेस को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके रिसीव करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज रिपोलराइजेशन। व्हेन व्हेन द थिंग गेट्स नेगेटिव, जब अब मान लीजिए डिपोलराइज हो गया है, मान लीजिए डिपोलराइज हो गया, तो अब फिर से पुराना चार्ज वापस लाने के लिए किसको परमिएबल कर दिया जाता है? पोटेशियम को परमिएबल कर दिया जाता है। यहां पर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, पोटेशियम कहाँ पे ज्यादा है, बाहर के अंदर? पोटेशियम कहाँ पे ज्यादा है, आउटसाइड और इनसाइड? ओके अनामिका, गुड। गुड मंतशा, अंजलि गुड। चलिए ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। अरे सोनिया आउटसाइड कैसे हो जाएगा? हाँ अच्छा है, ठीक है, निशान ठीक है। हाँ अंशु बाला ठीक है, इनसाइड। इनसाइड, चलिए सबका आंसर सही है। और सोनिया एक बार देखिए तो, पोटेशियम तो सबसे पहले ही कंडीशन में अंदर आ गया था ना, अब पोटेशियम बाहर गया कहाँ? वो तो अंदर ही है। अब पोटेशियम के साथ सोडियम भी अंदर ही है, लेकिन पोटेशियम बाहर कहाँ है? पोटेशियम तो अंदर ही रहेगा ना। और जब पोटेशियम के लिए परमिएबल हो जाएगा तो पोटेशियम बाहर की तरफ भागने लगेगा। पोटेशियम तब तक बाहर जाएगा जब तक चार्जेस अपोजिट ना हो जाए, तो इसको हम कहते हैं रिपोलराइजेशन। इसमें बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव आ जाए। अंदर सोडियम कम है, बाहर पोटेशियम ज्यादा हो गया। ठीक है, पोटेशियम के परमिएबल होने की वजह से। अब बच्चों एक छोटा सा कंडीशन है कि रिपोलराइज स्टेट में कंडक्शन नहीं होता है। कंडक्शन नहीं होता है, कंडक्शन इज नॉट डन इन रिपोलराइज्ड कंडीशन। ये ऐसा क्यों होता है? एनीवन? अच्छा अच्छा, रिपोलराइज्ड में कंडक्शन क्यों नहीं होता है बच्चों? मैंने कल कहा था एक जगह पर एक बार मारो, उसके बाद तुरंत वहीं पे मार दो, तो वो चोट आपको फील नहीं होती है, वो इंपल्स कैरी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? Why the charges doesn't carry in repolarized state? Anyone? क्योंकि रिपोलराइज स्टेट फिर से डिपोलराइज नहीं हो सकता। लिसन केयरफुली, रिपोलराइज स्टेट कांट बी डिपोलराइज्ड। चार्ज तभी कंडक्ट होगा जब डिपोलराइजेशन होगा। ठीक है, और डिपोलराइजेशन के होने के लिए सोडियम का बाहर से अंदर आना जरूरी है। सोडियम तो पहले से ही अंदर है, तो डिपोलराइजेशन हो ही नहीं सकता। तो रिपोलराइजेशन को, चार्ज तो सेम हो गया, लेकिन फिर से एक फिनोमिना करना पड़ेगा जिसमें सोडियम को किसी तरह बाहर भेजना पड़ेगा, तभी डिपोलराइजेशन हो सकता है। उसके लिए अगेन कौन सा पंप आता है? सोडियम पोटेशियम पंप आता है। ठीक है, ये क्या करता है, 3 सोडियम को अब अंदर से बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर भेजता है, और फिर से कौन सी स्टेज ला देता है? पोलराइज स्टेट ला देता है। अब पोलराइज स्टेट हो जाएगा, उसके बाद ही आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो कंडक्शन कर सकते हैं। कितने बच्चों को समझ में आ गया? क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा इसके बाद। आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप लोग वीडियो दोबारा देख लीजिए, बिकॉज दिस इज द थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। अगर इसके बाद भी नहीं समझ रहे तो आप लोग डम है फिर। हाँ मंतशा, पूछिए क्या क्वेश्चन है। ठीक है, जितने बच्चों को आया ठीक है, नहीं आया वो कोई बात नहीं। जस्ट सी द वीडियोस और द कंटेंट once again. मंतशा, योर क्वेश्चन?
कल का मैं नोट्स देना भूल गया था शायद, मैं दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। पता नहीं कब क्वेश्चन पूछेगी वो। एक मिनट, पोलराइजेशन रिपोलराइजेशन दोनों में 3 सोडियम और 2 पोटेशियम इनसाइड टू आउटसाइड जाता है। पोलराइजेशन स्टेट तब फॉर्म होती है जब 3 पोटेशियम बाहर की तरफ और दो 3 पोटेशियम बाहर की तरफ, 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आते हैं। ठीक है, ये पोलराइज स्टेट का फॉर्मेशन है। ठीक है, और रीपोलराइज का मतलब होता है कि यहां पर क्या परमिएबल है, पोटेशियम परमिएबल हो गया, पोटेशियम परमिएबल हो गया। रीपोलराइज का मतलब है कि पोटेशियम का परमिएबल होना, जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव हो जाना। अब रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन में जाने के लिए, रीपोलराइजेशन से पोलराइजेशन में जाने के लिए ये स्टेप करना पड़ता है। रीपोलराइजेशन में 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर नहीं आएगा। रीपोलराइजेशन का मतलब है पोटेशियम का सिर्फ बाहर जाना। हर स्टेज की एक खूबी है। पोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम का कंसेप्ट लगाएंगे आप, डीपोलराइजेशन में सिर्फ सोडियम अंदर आएगा और रीपोलराइजेशन में सिर्फ पोटेशियम बाहर जाएगा। याद रखिएगा एकदम अच्छे से। You can look at the diagram now. Just look at the thing that is written here. डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है और रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है। डीपोलराइजेशन में पोटेशियम बाहर गया, सोडियम अंदर की तरफ ऑलरेडी है। जबकि डीपोलराइजेशन में ऐसा हो गया। ठीक है, रीपोलराइजेशन में पोटेशियम बाहर गया, सोडियम ऑलरेडी अंदर था ही। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन में सोडियम का अंदर आना होता है और रीपोलराइजेशन में पोटेशियम का बाहर जाना होता है। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान से देखिए। डीपोलराइजेशन सोडियम अंदर आया, रिपोलराइजेशन पोटेशियम अंदर गया। ठीक है, और फिर से पोलराइजेशन होने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप का एक्टिव होना पड़ता है, जिसमें 3 सोडियम बाहर जाता है और 2 पोटेशियम अंदर आता है। ठीक है, so class, now that one is the bit complex topic and now we are going to discuss very easy topics. अब हो सकता है हमको इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक ना मिले, हम आईज और ईयर पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा बहुत हो सकता है मिले आपको, बट एनी हाउ अब शायद नहीं मिलेगा। जहां पर 2 न्यूरॉन मिलते हैं, एक नर्व ने दूसरे नर्व को जहां इंफॉर्मेशन देना होता है, तो उस पॉइंट को, टचिंग पॉइंट को हम सिनैप्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिनैप्स मतलब जहां पे 2 नर्व सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ज्वाइंट है। तो कई बार सिनैप्स थोड़ा गैप बना के होता है, कई बार सिनैप्स थोड़ा सा पास पास में होता है, टचिंग होता है। डिपेंड करता है कि कौन से नर्व सेल किस तरह के नर्व सेल से अटैच्ड है। तो आपके अंदर जो इंफॉर्मेशन कैरी होगी वो इलेक्ट्रिकल होती है, लेकिन सिनैप्स पे, सिर्फ सिनैप्स पे कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल के बजाय केमिकल कंडक्शन हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। ये मान लीजिए 2 न्यूरॉन्स हैं, 2 न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, इनके इनके एंड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, सिनैप्स कहेंगे। सिनैप्स अगर थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है, तो इलेक्ट्रिक आयन के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो बहुत नजदीक ही जंप कर सकते हैं। अगर ये दूर है तो आयन जंप नहीं कर सकते, सोडियम पोटेशियम जंप नहीं कर सकते हैं। तो इस सिनैप्स के बीच में जो कंडक्शन होगा वो कैसा होगा, केमिकल होगा। क्या होगा, केमिकल होगा। लेकिन अगर सिनैप्स नजदीक है, इतना नजदीक कि आयंस जंप कर सकते हो, आयंस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जंप कर सकते हो, तो यहां पर जो कंडक्शन होगा वो इलेक्ट्रिकल ही होगा। ठीक है, तो केमिकल अगर होगा भी तो सिर्फ और सिर्फ सिनैप्स के लिए होगा। केमिकल कंडक्शन कैसे होता है ये हम अगले इसमें जानेंगे। ठीक है, लेकिन हमेशा जान लीजिए कि केमिकल कंडक्शन थोड़ा स्लो होगा और इलेक्ट्रिकल वाला फास्ट होगा।
और इलेक्ट्रिकल में भी जो माइलिनेटेड वाला होता है, जिसमें आयन जंप कर करके भागते हैं आगे की तरफ, वो ज्यादा तेज होता है। ठीक है, तो माइलिनेटेड नर्व सेल से जो कंडक्शन होता है, उस कंडक्शन का एक स्पेसिफिक नाम है, जिसको हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। जब तुम्हारे नर्व सेल में इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से भागती है जंप कर करके माइलिनेटेड नर्व के थ्रू, तो ऐसे कंडक्शन को हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। स्यूडो यूनिपोलर, देखिए एक कंसेप्ट दिया गया है जिसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है, लेकिन ऐसा अपीयर होता है कि एक एक्सॉन दिया जा रहा है, बट दैट इज अपीयरेंस ऑफ दैट थिंग। ठीक है, और आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है एज सच। खैर, सिनैप्स में केमिकल कंडक्शन कैसे होता है ये हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, सो बी वेरी कॉन्शियस एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ सिनैप्स अकर इन अग्स। तो यहाँ पर दो न्यूरॉन्स दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, दो न्यूरॉन्स दिए गए हैं जिसमें आपको एक एंड ये दिखाया गया है और दूसरा एंड ये दिखाया गया है। जाहिर सी बात है, मैंने पहले दिन ही कहा था कि जो लास्ट एंड होता है किसी न्यूरॉन का, वो क्या कहलाता है? एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है, सिनेप्टिक नॉब कहलाता है। और जो सबसे रिसीविंग एंड होता है दूसरे न्यूरॉन का, वो डेंड्राइट्स कहलाते हैं। तो डेंड्राइट्स हमेशा इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। ये सेकेंड न्यूरॉन का रिसीविंग एंड है और ये फर्स्ट न्यूरॉन का ट्रांसमिटिंग एंड है। ट्रांसमिटिंग एंड है जहां पे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा रही है अगले न्यूरॉन को। ये इंफॉर्मेशन हर किसी बच्चे के अंदर होनी चाहिए अगर उसने पहला क्लास अटेंड किया था तो। अब बच्चों, पहले न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में थोड़ी दूरी दिख रही है। ये दूरी आपको यहां पर भी देखने को मिल सकती है। यहां पर आयंस जंप नहीं कर सकते। तो जंप नहीं कर सकते, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट देख रहे हो जो बलून शेप का है, इसके अंदर छोटे छोटे केमिकल्स के स्ट्रक्चर होते हैं, एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में भरे होते हैं। इनको हम न्यूरो कहते हैं। न्यूरो जनरली ये न्यूरो एसिटाइल कोलिन होते हैं। एसिटाइल कोलिन होते हैं, या आपका एक हार्मोन है एपिनेफ्रिन, वो भी हो सकता है। ठीक है, अभी आप जानिए कि एसिटाइल कोलिन कैन बी द वेरी गुड न्यूरो। तो ये न्यूरो क्या करते हैं, जब देखते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन आगे वाले न्यूरॉन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये न्यूरो अपने वेसिकल्स को ब्रेक करते हैं। कैल्शियम के इफेक्ट में ये ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद न्यूरो क्या करते हैं, यहाँ से निकल के अगले वाले डेंड्राइट्स में लैंड कर जाते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन लेकर के कौन जाते हैं, पहले से दूसरे तक में न्यूरो लेकर के जाते हैं। तो न्यूरो क्या होते हैं? कंडक्टरी होते हैं, जो एक इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेकर के जाते हैं। कहां पर? जहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैरी नहीं कर सकते। तो न्यूरो एक्ट एज अ लिंक, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन के बीच में ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं, जहां पर इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू नहीं ले जाया जा सकता है, वहां पर न्यूरो आराम से, क्योंकि वो तो केमिकल है और पानी में डिजोल्व होकर के आराम से अगले न्यूरॉन तक चले गए। वो अगले न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया, फिर अगले न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स उस इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं आगे तक। तो ये डिपेंड करता है कि अगर ये दोनों पास पास होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट्स, तो आप कह सकते थे कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही हो। तो अब बच्चों थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं इसके लिए। जो ये वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, जिसको हमने ट्रांसमिटिंग एंड बोला है, इसको प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और जो डेंड्राइट का पहला एंड होता है, इसको हम लोग पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। साइनेप्सिस से पहले वाला जो पार्ट है प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्सिस से बाद वाला जो पार्ट है पोस्ट साइनेप्टिक, और बीच का जो गैप है वो साइनेप्सिस है। तो प्री से पोस्ट में जाने के लिए न्यूरो का यूज हो रहा है, तो केमिकल कंडक्शन है, और आयंस डायरेक्ट जंप कर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है। केमिकल तब यूज होंगे जब क्या होगा बच्चों, जब थोड़ी सी दूरी होगी, गैप होगा, प्री और पोस्ट में गैप होगा। इलेक्ट्रिकल कब यूज होंगे? जब प्री और पोस्ट में गैप
बहुत कम हो या ना हो। हाँ, साइनेप्टिक वेसल्स में होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके, ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ना, एक्सॉन टर्मिनल्स, एक्सॉन टर्मिनल में जो बलून लाइक स्ट्रक्चर एंड है, इसी के अंदर छुपे होते हैं। ये इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर छुपे होते हैं। हाँ, तो साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स में या एक्सॉन टर्मिनल में आपके लास्ट वाला जो एंड होता है साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स, वहां पर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स छुपे होते हैं। और जब इनको लगता है कि इंफॉर्मेशन आगे नहीं जा रही है, तो ये आगे की तरफ इंफॉर्मेशन को लेकर के जाते हैं। तो इसको हम केमिकल कंडक्शन बोलते हैं बच्चों। दिस इज द डायग्राम। कैल्शियम आता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं और अगले न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन लेके पहुंचाते हैं, जिसमें कि ये वाला प्री साइनेप्टिक लॉब है, नॉब है, और ये वाला पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट या नॉब है। ठीक है, मतलब ये डेंड्राइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्सॉन के लास्ट पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए केमिकल्स कैसे रिलीज होकर के आ रहे हैं। ठीक है, और इनके आयन चैनल्स में रिसीव कर ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन को पहुंचा दे रहे हैं, और इनको रिलीज करने में हेल्प कौन कर रहा है? कैल्शियम कर रहा है। समझ में आ गया सबको बच्चों? डायग्राम से तो आ ही गया होगा। हैंड रेस कर दीजिए जितने बच्चों को समझ में आ गया है। सोनिया को आ गया, अंजलि, वसीम, और 12 बच्चों को आ गया, सिर्फ 12 बच्चों को आया, 13 बच्चों को आया, 15 स्टूडेंट्स। जिन बच्चों को नहीं भी समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो टॉपिक तो हार्ड है, ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड चीजों को समझना हर किसी के बस का बात नहीं होता है। ठीक है, टॉपिक तो हार्ड है नो डाउट, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन उससे भी ज्यादा हार्ड होना चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं भी समझ में आ रहा है कभी आपको, तो उसको रिपीट करके देखिए, बार बार सुनिए, बार बार समझिए, तब तक समझते रहिए जब तक समझ में ना आए। ठीक है, क्योंकि हार्ड टॉपिक आपके डिटर्मिनेशन से ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वसीम तुम मुझे फोन करना क्लास के बाद ना, मैं क्लास छोड़ दूंगा, उसके बाद मुझे फोन करना, कुछ काम है। तो ठीक है, जैसे एनर्जीज चेंज होती है ना, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल बहुत सारी एनर्जीज चेंज होती है। बैटरी चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी चेंज करके करता है। ठीक है, बहुत सारी एनर्जीज आपके बॉडी में वो मैकेनिज्म है। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है, ये कैल्शियम को स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, कैल्शियम आकर के न्यूरोट्रांसमीटर्स को वो चीज दे देता है, वो इस स्टिमुलस की एक इंटेंसिटी है जो केमिकल्स आगे लेकर के जाते हैं। ठीक है, अगला वाला फिर उसको केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये प्रोसेसिंग आपके जो आयंस हैं और आपके अंदर जो एंजाइम्स है वो मिलके कराती हैं। ठीक है बच्चों, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। नहीं नहीं नहीं, ये आपको अभी कहाँ पढ़ना है, ये पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएशन का कंसेप्ट है। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी को चेंज करने की जो होल प्रोसेसिंग है, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, फिर वो बिल्कुल डेप्थ कंसेप्ट चला जाएगा आपका। सेल बॉडी केमिकल टू इलेक्ट्रिकल चेंज करेगा, और एक्सॉन टर्मिनल इलेक्ट्रिकल टू केमिकल चेंज करेगा। ओके, नाउ द टॉपिक दैट यू ऑल आर वेटिंग फॉर, पता नहीं कर रहे थे कि नहीं, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ब्रेन और ब्रेन के पार्ट्स, ब्रेन के कवरिंग्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो हाँ, आस्था, आपको मैंने कहा था ना कि केमिकल सिर्फ और सिर्फ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। ठीक है, पूरे न्यूरॉन पे जो कंडक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल हो रहा है। कई बार दो न्यूरॉन के बीच में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो कहीं पर भी आपको अगर आ जाए कि ज्यादातर कंडक्शन कौन कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल ही करेगा। केमिकल सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है ना।
एक्सॉन से डेंड्राइट तक ले जाने वाला काम, छोटा सा काम कर रहा है बस। तो केमिकल हमेशा कम ही होगा। अगर तुम्हारे बॉडी में केमिकल कंडक्शन होने लगे तो तुम्हारे इंफॉर्मेशन कई सेकंड बाद आप तक आए फिर। सो क्लास, नाउ थोड़ा सा रिलैक्स होइए। जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिया है, दैट इज अनदर थिंग। द टॉपिक दैट नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी इज अनदर पार्ट। तो एक पार्ट हमने इस चैप्टर का खत्म कर दिया, ये दूसरा पार्ट है, इसको खत्म करेंगे। देन सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, वो तीसरा पार्ट है। आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे होपफुली कर लेंगे कंप्लीट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये आपके ऑर्गन्स को कंसिस्ट करता है। ऑर्गन्स मतलब जो सेंसरी चीजों को रिसीव करती हो, एनालाइज करती हो, और एज पर इंफॉर्मेशन उसको रिस्पॉन्ड करती हो, उसको हम ऑर्गन कहते हैं। जो बॉडी के सारी चीजों को कंट्रोल करती हूँ, बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट कराती हूँ, ठीक है। ऑर्गन वो चीज है जो आपके हर चीज पे कमांड करे, कम चाहे ज्यादा, ठीक है। अब हर चीज में वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। जो चीज तुम कर सकते हो वो भी ब्रेन की मर्जी से करते हो, जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है वो भी ब्रेन की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। अब क्या क्या चीजें ब्रेन की मर्जी से हो रही है? ऑर्गन्स के सारे फंक्शन, ठीक है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है या स्मूथ मसल्स के जो भी फंक्शंस है या कार्डियक मसल्स को भी लेस और मोर क्या करता है, ये बढ़ा या घटा सकता है। उस टाइम भी मैंने कहा था, ठीक है। इसके अलावा आपका जो वॉलंटरी फंक्शंस है, मूवमेंट जो आप कर रहे हैं, स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट्स, ये सब चीजें ब्रेन कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपका बिहेवियर क्या है क्या नहीं है, ब्रेन बताएगा। आपके अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस है वो भी ब्रेन करता है। जितने भी सेंसरी स्ट्रक्चर से सेंसरी चीजें होती हैं वो ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन एक बोन लाइक हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर पैक्ड होता है, इसको हम स्कल के नाम से जानते हैं। मैं थोड़ा रिवीजन के फॉर्म में पूछना चाहता हूँ, स्कल में कौन कौन से ब्रेन होते हैं भाई? ये कह रहा आखिरकार वो पल आ गए जिसका हम सब सालों से। बताइए स्कल में कौन कौन से बोन्स होते हैं? कितने बोन्स बताए थे हमने? 8 और 9 थे, 6 to 8 समथिंग लाइक दैट। 23 नहीं, 3 नाम आए अभी तक, अंजलि ने 8 लिख दिया है। नाम बताओ, नाम बताओ। श्रेयांश ने 3 नाम बताया, बाकी छोड़ दिए। आस्था ने 9 लिख के छोड़ दिया। अनामिका ने 4 नाम बताए, 2 और रह गए जो दिखते नहीं है लेकिन है। हालांकि इसका यही चारों मिलके बनाते हैं। मंतशा सोनिया ने 8 लिखी। अंजलि ने सारे नाम लिखे, गुड, शाबाश। आस्था एक एक करके लिख रही है, इंस्टॉलमेंट में नाम बताएगी, अगले साल तक पता लेगी। मंतशा ने कितने वो नाम बताए? 4 बताए, ठीक है 4, ठीक है। अनामिका ने पूरा कर दिया, गुड। स्फेनॉइड और एथमॉइड लिख के, ठीक है बच्चों। फ्रंटल है, पेराइटल है, टेम्पोरल है, ऑसिपिटल है, स्फेनॉइड बोन है और एथमॉइड बोन है। ये बोन्स हमारे स्कल में प्रेजेंट होती हैं, या स्कल के मैन्युफैक्चरिंग में पूरा का पूरा इनका रोल होता है, अंदर बाहर हर जगह से। और इसी के अंदर हमारा ब्रेन लेस और मोर क्या होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। इसके अलावा, स्कल के अलावा, स्कल बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, इतना हार्ड है कि इनके जॉइंट्स को अगर आपको खोलना है तो आपको किसी मशीन का यूज करना पड़ेगा। ये जॉइंट्स ऐसे नहीं खुल सकते, ठीक है, इनको ब्रेक करना पड़ेगा खोलने के लिए। यही वजह है कि इतनी जल्दी आपका सर नहीं खुल सकता। आपको बहुत चोट भी लगे तो आपका जो बोन होता है वो आपको बचा करके रखता है अच्छा खासा। हाँ, चलो सोनिया रितु सबने अब आंसर बता दिया, ठीक है। सो कहने का मतलब यही है बच्चों, अब आपके ब्रेन में स्कल ने प्रोटेक्शन किया, मेन प्रोटेक्शन, लेकिन ब्रेन के ऊपर भी 3 लेयर्स और होती हैं, उनको हम मीनिंजेस कहते हैं।
मेनिंजेस अगर इन्फेक्ट हो जाए ब्रेन की तो उसके एक बीमारी होती है मेनिंजाइटिस। शायद आप सबने नाम सुना हो मेनिंजाइटिस का। तो मेनिंजाइटिस उस बीमारी को कहते हैं। ये मेनिंजेस तीन तरह की होती हैं, उसको पाया मैटर, एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, डैप। डैप करके याद कर लीजिए। सबसे ऊपर ड्यूरा मैटर होता है, उसके नीचे एरेक्नॉइड होता है और सबसे नीचे पाया मैटर होता है। ठीक है, हाँ ब्रेन ही सब कुछ है भाई बॉडी का। तो पिया मैटर, एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर, ये तीन लेयर्स होती हैं। तीनों लेयर्स अपने अपने तरीके से क्या करती हैं, ब्रेन में फंक्शनिंग करती हैं। इनके क्या फंक्शनिंग है आगे के स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। सो कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ। ड्यूरा मैटर का काम होता है प्रोटेक्ट करने का। एरेक्नॉइड जो होता है ये ब्लड बोन सॉरी ब्लड और ब्रेन बैरियर बनाता है, एरेक्नॉइड जो काम करता है। और एरेक्नॉइड क्या करता है, एक छोटा सा काम और करता है। एरेक्नॉइड ब्लड में से कुछ सब्सटेंस निकालता है और एक फ्लूइड बनाता है। उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये ब्लड में से सब्सटेंसेस को निकाल करके एक लिक्विड सब्सटेंस बनाता है, इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एरेक्नॉइड और पिया मैटर के बीच में होता है। एरेक्नॉइड और पिया मैटर के बीच में होता है। ठीक है, जबकि ड्यूरा मैटर का काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का होता है। अभी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का काम मैं एक बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, होपफुली दोबारा नहीं बताना पड़े। ठीक है, कि ब्रेन में सारी चीजें पहुंचाती हैं और ब्रेन के सारे वेस्ट को रिमूव करती हैं। So brain is divided into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. जिसमें कि फोरब्रेन जो होता है वो सेरिब्रम कंसिस्ट करता है, थैलेमस कंसिस्ट करता है और हाइपोथैलेमस कंसिस्ट करता है। सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है बॉडी का या ब्रेन का। ठीक है, थैलेमस हाइपोथैलेमस लेस और मोर एक ही पार्ट कंसिस्ट करते हैं और इन दोनों को मिला करके हम डायनसिफिलॉन कहते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके हम डायनसेफिलॉन कहते हैं। डायनसेफिलॉन कहते हैं। पिया मैटर का काम जो है ना, वो ब्रेन के साथ अटैच्ड रहना। जैसे ब्रेन जैसे जैसे घूमता रहता है वो भी उसी के साथ अटैच होके वैसे वैसे ही घूमता रहता है। तो ब्रेन के साथ सबसे क्लोजेस्ट जुड़ी हुई जो लेयर है वो पिया मैटर ही है। ठीक है, और सबसे पतली भी होती है, फ्लेक्सिबल बहुत होती है। ये सब कॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस ब्रेन जो आस्था आपका क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजी का है। बायोलॉजी में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। साइकोलॉजी में ये कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अगर ब्रेन में मुझे टाइम मिला तो मैं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूंगा। बट ब्रेन में एज सच कोई चीज नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे कोई पार्ट्स नहीं बताए गए हैं, वो लोब्स ही अपने में इंटरचेंज करते हैं। सो क्लास, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, एक और स्ट्रक्चर होता है इसके साथ, एपिथैलेमस। एपिथैलेमस, ये तीनों मिला करके डायनसेफिलॉन बनाती हैं और सेरिब्रम होता है। तो कभी तुमको अगर किसी बुक में ये दिख जाए कि फोर ब्रेन में दो ही पार्ट है, सेरिब्रम एंड डायनसेफिलॉन, तो घबराइएगा मत। डायनसेफिलॉन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। तो ये चीजें फोर ब्रेन का पार्ट होती है। फोर ब्रेन इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, सबसे बाहरी पार्ट होता है आपके ब्रेन का। उसके अंदर की तरफ, ये बाहर है, अब उसके अंदर की तरफ छुपा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में देख लेते हैं क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। मिड ब्रेन क्यों छुपा दिया इन्होंने? अच्छा, चलो ठीक है। मिड ब्रेन में एज सच कोई ऑर्गन तो नहीं पाया जाता क्योंकि सबसे छोटा पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, और लेकिन इसके कुछ फंक्शंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये मिड ब्रेन को रिजेंबल करता है। सेरिबेलम में 3 पार्ट्स होते हैं, सॉरी सेरिबेलम करो, हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला है सेरिबेलम, दूसरा है पॉन्स, और तीसरा है मेड्यूला। और मेड्यूला से ही फिर नीचे की तरफ क्या निकल आता है, स्पाइनल कॉर्ड निकल के आता है, जो कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर छुपा होता है। अब अगर हम फोर ब्रेन का सेरिब्रम देखें, सेरिब्रम बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। और है इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे लोब्स, बहुत सारी फंक्शनिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरिब्रम इतना बड़ा होता है बच्चों कि इसको एज अ कंप्लीट एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ब्रेन भी नहीं हैंडल कर पाता, इसीलिए उसने सेरिब्रम को 2 पार्ट में बांट के रखा हुआ है। तो सेरिब्रम आपके बॉडी में 2 पार्ट में डिविजिबल है। 2 पार्ट में क्या है, डिविजिबल है। एक लेफ्ट साइड है जिसको लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है, एक राइट साइड है जिसको राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात बता दूं और, कि तुम्हारे बॉडी के जितने लेफ्ट साइड का पार्ट है, बायां हाथ, बायां पैर, ये जो लेफ्ट साइड का जितना भी एक्शंस है उसको राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है, और जितना राइट साइड का पार्ट है उसको लेफ्ट वाला कंट्रोल करता है। ठीक है, यही वजह होती है कि तुम कभी भी 2 हाथ से एक साथ नहीं लिख सकते, 2 अलग अलग चीजें, अनटिल और अनलेस तुमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हो कि तुम्हारा ब्रेन एक साथ काम करना सीख गया हो। एक प्रैक्टिकल चीज और बताऊं बच्चों, इसी से रिलेटेड, इसको कभी ट्राई करना तुम लोग। ना बताओ, बताता हूँ। ठीक है, कभी तुमको बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा हो, जुकाम तो आप लोग जानते ही होंगे, नाक बह रही हो, तो वैसा टाइप का हो, तुम एक काम करना, तुम सबसे पहले अच्छा सा कोई म्यूजिक चलाओ, वो म्यूजिक जिसमें तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट हो, या वो गाना लगाओ जिसमें तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट हो, और एयरफोन को बिल्कुल कान के अंदर अच्छे से फिक्स कर दो। इतना फिक्स कर दो बाहर कोई आवाज नहीं आनी चाहिए उसमें। ठीक है, और सिर्फ गाना सुनो, 1 मिनट तक गाना सुनो। तो जब आप गाना सुनते हो उस समय आपका दोनों हेमिस्फीयर क्या करता है, वर्क कर रहा होता है, और दोनों लेफ्ट और राइट दोनों मिलकर के आपको गाने का एक ट्यूनिंग देते हैं। ठीक है, 1 मिनट के बाद झटके से एक हेडफोन निकाल दो, एक हेडफोन निकाल दो। उस समय क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। लेफ्ट वाले कान का जो जो भी पार्ट होता है, जो भी साउंड होता है, उसके लिए राइट वाला एक्टिव हो जाता है, हो तो गया राइट वाला एक्टिव, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन है वो ब्रेक हो जाता है लेफ्ट और राइट का, जिसकी वजह से ब्रेन क्या करता है, जुकाम जो हो रहा है वो भी ब्रेन के कोऑर्डिनेशन से ही हो रहा था, तो ब्रेन क्या करता है, सारा फोकस राइट वाले पे दे देता है, जिसके वजह से वो भूल जाता है कि आपको जुकाम करवाना है, आपका जुकाम बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा इन द सेंस, या तो बहुत कम हो जाएगा या बिल्कुल बंद हो जाएगा। मिड ब्रेन में कोई कंपोनेंट नहीं है बच्चे, मिड ब्रेन एक सिंगल स्ट्रक्चर है, इसके फंक्शंस बहुत सारे हैं। हाँ, कुछ देर बाद स्टार्ट हो जाएगा, कुछ देर बाद जब आप गाना निकाल दोगे ब्रेन को समझ में आएगा यार इसने मुझे बेवकूफ बनाया है, तो हो जाएगा स्टार्ट। लेकिन इसको ब्रेन फुलिशनेस कहते हैं, अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग नीट के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा करते हैं। चलो कभी क्लास में बताएंगे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ब्रेन फुलिशनेस इज द बेस्ट वे टू कीप योर ब्रेन active and make yourself free from any boring content like that. हाँ, सेरिब्रल पेडेंकल है, मैं बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। मैं बताऊंगा, मैं क्लास में बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। आप बस ये कंटेंट याद रखना। ठीक है, अभी 6 तारीख को खुल ही रहा है ना, 7 से, तो मुलाकात होगी ही। बस आप लोग ये दिमाग में रखना, व्हेन आई विल बी इन क्लास। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, 15-20 मिनट ले जाएगा, और मैं भी इस पर डिस्कस नहीं करना चाह रहा। सो क्लास,
My point of concern is when your left part is working, right cerebral hemisphere is controlling. When your right part is working, left cerebral hemisphere is controlling. Both are not occupied for a single function. ठीक है, लेफ्ट वाले को या राइट वाले को अगर आप एक साथ काम करा दोगे, लेफ्ट और राइट को एक साथ काम कराओगे, तो उसके लिए बहुत हेवी कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो कि ब्रेन में आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आप लोग कहो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं या पाए गए हैं जो दोनों हाथ से लिखते हैं, दोनों हाथ से लिखते हैं। तो दोनों हाथ से जब आप लिखते हो तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत हेवी, मतलब ब्रेन की कंट्रोलिंग उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, कोऑर्डिनेशन वो कराना पड़ता है, लेकिन आप नहीं कर पाते जल्दी। ठीक है, आप कोशिश करो कि दोनों पैर आगे ले चल के हम चलने चाहें। जब आप एक पैर आगे लेके जा रहे होते हो तो जो पैर पीछे है उस पर से आपका ध्यान नहीं होता है। फिर जब आप दूसरा लेके आगे आते हो तो ध्यान आपका उस पर होगा, जो पैर पीछे रह गया उस पर नहीं होता। इसलिए क्योंकि आपका जब चलते हैं या दौड़ते हैं तो एक बार में एक ही पैर पे फोकस हो सकता है, दोनों पैर पे नहीं हो सकता है। आस्था कह रही 3 इडियट का प्रोफेसर। तो बच्चों कहने का मतलब यह है, अब बच्चे पूछ लेंगे सर अगर हम जंप करेंगे तो, अगर हम एक जगह से आगे की तरफ जंप करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई एक बार में एक पैर पे फोकस है, एक बार दूसरी बार में नहीं है। तो जंप करना ये आपके रेगुलर एक्शन में नहीं है। यही वजह है कि जंप आप कभी भी बहुत प्रॉपरली नहीं कर पाते अनटिल और अनलेस आप ट्रेंड हो, या जंप करने में कई बच्चे गिर भी जाते हैं क्योंकि आपका ब्रेन उतने अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। चलते टाइम आप अच्छा चल लोगे, दौड़ते टाइम आप अच्छा दौड़ लोगे, नहीं सीखे रहोगे तब भी दौड़ सकते हो, लेकिन जंप करने के लिए आपको ठीक ठाक ट्रेनिंग चाहिए। हर बच्चा अच्छे से जंप नहीं कर सकता, और जंप करते टाइम एक बार जंप करेगा, 2 बार करेगा। अगर किसी से कहे तो जंप करके आप आधा किलोमीटर चले जाइए, तो या तो रास्ते में कहीं गिर जाएगा या पैर में मोच आ जाएगी, कोई भी चीज हो सकता है उसके साथ। हाँ, स्कीपिंग में तो बहुत सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, दैट इज ऑल्सो अ ट्रेनिंग थिंग। खैर छोड़ते हैं, अभी छोड़ते हैं ये सब। ठीक है, जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं बच्चों, ये दो अलग अलग होते हैं बिल्कुल, और ये दोनों बीच में आकर के एक सिंगल बोन से जुड़े हुए होते हैं। दोनों सेरेब्रम के पार्ट लेफ्ट और राइट नीचे की तरफ आकर के एक सिंगल बोन से जुड़े हुए होते हैं। इस बोन का नाम होता है कॉर्पस कैलोसम। द नेम ऑफ दिस बोन इज कॉर्पस कैलोसम। ये एक येलो कलर की बोन होती है जो कि दोनों सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ज्वाइन करके अटैच करके रखती है अपने में। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो हमको ब्रेन में बाहर की तरफ से दिख जाएंगे, जिसमें कि लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, थैलेमस, थैलेमस में ही हाइपोथैलेमस एपिथैलेमस दोनों मिलेगा आपको। मिड ब्रेन थोड़ा सा दिखेगा आपको, सेरिबेलम दिख जाएगा, मिड्यूला पॉन्स दिख जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख जाएगा। अभी हमने किसी की फंक्शनिंग नहीं पढ़ी है, इस पे मैंने एक 5 मिनट का वीडियो भी बनाया है ब्रेन की फंक्शनिंग के ऊपर। ठीक है, जिसमें सारे पार्ट्स और उनकी फंक्शनिंग को मैंने डिस्कस किया। आप कहेंगे तो मैं वो वीडियो भी आपको भेज दूंगा, सिर्फ 5 मिनट का है। 5 मिनट में सब कुछ ही बता दिया है मैंने। उस समय हम लोग पिन पॉइंट वो बताते थे कंसेप्ट, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था। हाँ मैं भेज दूंगा, भेज दूंगा, लिंक ही भेजूंगा वो। ठीक है, हाँ आस्था कुछ कहना चाह रही क्या? सर हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग का लेफ्ट हैंड पैरालाइज हो गया तो उस समय एलसीएच काम करना बंद हो जाएगा। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं, जैसे मान लीजिए हम लोग का लेफ्ट हैंड पैरालाइज हो गया तो हम लोग का जो एलसीएच है लेफ्ट लेफ्ट वाला है वो काम करना बंद हो जाएगा ब्रेन। नहीं, ब्रेन देखो, तुम्हारे ऑर्गन से ब्रेन कभी भी बंद नहीं होगा, तुम्हारे ब्रेन के बंद होने से नहीं ऑर्गन तो बंद वो होता है। याद वर्क रखो, करता है ब्रेन ना, मतलब कंट्रोलिंग वो सेंटर है। कंट्रोल करता है ना लेफ्ट पार्ट सारा। तो अगर वो काम करना बंद हो गया तो वो कंट्रोल कंट्रोल वो कर रहा है ना, ऑर्गन नहीं कर रहा ना। अगर देखो मैं 4 लोगों को कंट्रोल करता हूँ,
उसमें से एक आदमी काम करना बंद कर दे तो उसके बंद करने से मेरे ऊपर बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं अपना काम करना बंद कर दूंगा तो चारों के चारों इफेक्टेड हो जाएंगे। तो ब्रेन कभी भी किसी कंडीशन में, ठीक है, वो बंद नहीं होगा, वो इफेक्ट नहीं होगा इतना ऑर्गन के इफेक्ट होने से, ठीक है। ठीक। सो क्लास, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होते हैं वो बड़े ही कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर्स हैं। ब्रेन में आपका मोटर यूनिट छूट जाता है, मोटर यूनिट का कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेन का जो रिस्पॉन्डिंग सेंटर है उसको ले जाने वाले नर्व्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, जिसके वजह से तुम्हारा ब्रेन सब कुछ चाह करके भी उस ऑर्गन से काम नहीं करवा सकता। सो बड़े यार पार्टिसिपेंट्स कम हो जाते हैं अचानक से। ये क्या मतलब, ऐसा लगता है कि फूफा की शादी में आए हुए बच्चे होते हैं, आए खाना खाए निकल गए, बाकी किसी चीज से मतलब ही नहीं है इनको, ना दूल्हा देखना है, ना दुल्हन देखनी है, ना फंक्शन देखना है, ये आए सर का चेहरा देखे, अटेंडेंस लगवाया और चल दिए धीरे से। इन्हें पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, एटलीस्ट माना कि तुम लोग के अंदर नहीं है वो चीज, बट पढ़ो तो सही, जानो तो सही उसके बारे में, भाग जाते हैं बताओ। हाँ छोड़ ही देते हैं, क्या करना है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि आपका ब्रेन को अगर हम बिल्कुल सीधा करें तो बहुत ज्यादा लंबा स्ट्रक्चर है। तुम्हारा ब्रेन अगर हम देखें तो बड़ा ही कन्वोल्यूटेड ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हाईली कन्वोल्यूटेड होता है। तो तो अब ये जो कन्वोल्यूशंस होते हैं ब्रेन के, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सल्काई बोलते हैं। इनको हम सल्काई या सल्कस कहते हैं, ठीक है बच्चों। और ये जो बल्जिंग है, ये जो कन्वोल्यूशन है, नीचे के गड्ढे, उभरा हुआ पार्ट, इनको हम गायरी बोलते हैं या गायरस कहते हैं। तो ब्रेन में जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है ये, दिस इज गायरस। और ये जो नीचे की तरफ गड्ढा है उसको हम क्या कहेंगे, सल्काई। हाँ सही कह रहा पुलकित, जिसके पास नहीं है वो चलेगा, जिनके पास है वो बैठे हैं पढ़ने, सही बात है। तो सल्काई इज द पार्ट वेयर ग्रूव्स इज प्रेजेंट, जहां पे गड्ढे हैं, और गायरस इज द पार्ट वेयर बम्प और बल्ज इज प्रेजेंट। यहां पर लिखा हुआ है ये गायरस है और ग्रूव इज सल्कस। तो आपके ब्रेन में जब भी आप कभी ब्रेन देखें तो ब्रेन में आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो जो बल्जिंग है उसको आप क्या कहेंगे, बल्जिंग को आप हमेशा गायरस कहेंगे, और जो नीचे गड्ढा है उसको आप हमेशा क्या कहेंगे, सल्कस है। नाउ वी हैव डिफरेंट डिफरेंट एरियाज इन फोर ब्रेन। हालांकि ये अलग अलग एरियाज अलग अलग चीजों को रिजेंबल करते हैं। मैं एक एक करके बता देता हूँ सबके पार्ट्स को। आपको सारे नाम दिख रहे हैं, मैं ऊपर लेके चला आता हूँ उसको। हाँ, सारे नाम आपको अगर दिख रहे होंगे तो मैं एक एक करके बता देता हूँ सबको। सबसे पहले है ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। ऑडिटरी, अच्छा मैं येलो लाइट ले लेता हूँ, येलो सबसे ज्यादा अच्छा होता है ऐसे टाइम के लिए। हाँ, auditory association area is basically resemble with the coordination of voices, not एनालाइजिंग ऑफ वॉइस, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉइस। जैसे मैंने कुछ बोला तो मैं कुछ बोल रहा हूं, वो साउंड को एनालाइज करना अलग चीज है। साउंड, जो साउंड्स तुम्हारे पास आई हैं उन सारे साउंड्स को कलेक्ट करना, उन सारे साउंड्स को कलेक्ट करके एक मतलब निकालना, वो एक अलग चीज है। तो ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया इज वेयर ऑल द साउंड्स आर एनालाइजिंग। ऑडिटरी कॉर्टेक्स वो होता है जहां पर साउंड को परसीव किया जाता है। हाँ ये साउंड आ रही है, सर ने अभी ये बोला, वो बोला, ऐसे बोला, वैसे बोला, इन सब का मतलब क्या है वो ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया निकालेगा। और जो साउंड परसीव हो रही वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स करेगा। स्पीच सेंटर होता है यहाँ पर, ठीक है।
जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला स्पीच सेंटर है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आगे की तरफ जो कॉर्टेक्स का रीजन होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस के लिए जनरली ये होता है, तुम कितने चालाक हो या बेवकूफ हो, वो सारी चीजें। दूसरा है मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ये आपके रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ब्रेन ने इंफॉर्मेशन रिसीव किया उसके हिसाब से क्या रिस्पॉन्स करना है वो, ठीक है। मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, जो सबसे पहले रिस्पॉन्स जनरेट करता है। प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, एनालाइज करते हैं। सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, जहां पर पूरी तरह से मोटर में कंफ्यूज मत, प्री मोटर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटर, whereas primary somatosensory is the first step of sensory association cortex. विजुअल एसोसिएशन एरिया, जहां पर सारे लाइट्स को इकट्ठा करके एक इमेज बनाई जाती है, और विजुअल कॉर्टेक्स जहां पर सारी लाइट्स को परसीव की जाती है, सेम एज ऑडिटरी कॉर्टेक्स एंड ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। वर्निक्स एरिया जो होता है, ये आपके मेमोरी और इंटेलिजेंस नहीं एनालाइजेशन के लिए होता है, मेमोरी और एनालाइजेशन के लिए। वर्निक्स एरिया ये वाला एरिया है, ठीक है। ये सिंपली क्या करता है, आपके एनालाइजिंग पावर को इंक्रीज करता है। मैं मैं जो आपको सेरिब्रम पढ़ाऊंगा वो इस तरह नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सेरिब्रम जो पढ़ाऊंगा आपको वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका बताया गया है। हाँ सोनिया, कुछ कहना चाह रहे सर एक बार फिर से बता दीजिए ना, वॉइस लैग कर रहा था तो आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, जहां सारे वॉइसेस को कंबाइन करके एक मतलब बनाया जाए। ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जहां पर सारी वॉइसेस को परसीव किया जाता है। स्पीच सेंटर, जहां से बोला जाता है, टंग के मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल। प्री फ्रंटल कॉम्प्लेक्स, जहां पे इंटेलिजेंस मेजर किया जाता है आपका। मोटर एसोसिएशन, प्राइमरी मोटर, ये वो होते हैं जो आपके रिस्पॉन्सेस को जनरेट करते हैं और रिस्पॉन्सेस को बताते हैं कि क्या रिस्पॉन्स करना है। इसी तरह प्राइमरी सोमैटोसेंसरी और सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ये दोनों मिलकर के आपके एनालाइजिंग पावर को इंक्रीज करते हैं कि क्या चीज इंफॉर्मेशन आई है, किस तरह की इंफॉर्मेशन है, किसके थ्रू आई है ये इंफॉर्मेशन। विजुअल एसोसिएशन एरिया, ये सारे लाइट्स को मिला करके, सारे इमेजेस को मिला करके एक कंप्लीट इमेज बनाता है। और विजुअल कॉर्टेक्स ये एक सिंगल सिंगल इमेजेस को कलेक्ट करता है। वर्निक्स एरिया इंटेलिजेंस के एरिया के लिए माना जाता है, इंटेलिजेंस ने एनालाइजिंग एरिया के लिए माना जाता है। ओके सर। तो स्पीच सेंटर बोलने में हेल्प करेगा, ठीक है, टंग के मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा। आस्था ने पूछ, सबका ब्रेन का साइज सेम नहीं होता है। ये लड़की ये बेइज्जती कराने वाले क्वेश्चन ही पूछती है। अब मैं बोलूंगा तो कहेंगे सर लड़कियों से बायस्ड है। नहीं आस्था, लड़कियों में ब्रेन कम होता है, ठीक है, साइज में भी, एफिशिएंसी में भी, इंटेलिजेंस में भी साइज सेम नहीं होता, ठीक है। चलिए ठीक है। थैलेमस का फंक्शन आपसे कहा गया लिखने के लिए, चलिए मैं भी एक एक करके सबको बता देता हूँ। हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, क्लास। मेरे ख्याल से जो वीडियो है वो आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है। मैं एक बार जस्ट सिंपली रिकॉल कर दे रहा हूँ जो मैंने वीडियो में बताया है उस चीज को, ताकि आप वीडियो देखे टाइम कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि इस पीपीटी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में बताने की कोशिश की गई है। एफिशिएंसी होता तो लड़कों में ज्यादा है, लेकिन वेरिएबिलिटी के चक्कर में अपनी एफिशिएंसी लूज कर देते हैं, ज्यादा डाइवर्स होने के चक्कर में, ज्यादा
वर्सटाइल होने के चक्कर में लड़कियां एक ही चीज पे ज्यादा फोकस होकर उनकी उस चीज पे एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है। तो लड़कियां जो भी काम करती हैं बहुत फोकस्ड होकर करती हैं, इसके वजह से उस चीज पे उनकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है। लड़के क्या करते हैं, सोचते हैं 10 काम एक ही साथ कर लें, तो थोड़ी सी एफिशिएंसी बांट देते हैं वो सब में, तो घट जाती है उनकी। आस्था कह रही कंसंट्रेशन लड़की का ज्यादा है। कौन सा कंसंट्रेशन, HCl का या H2SO4 का? आस्था चलिए, अपार्ट फ्रॉम जोक लेट मी ब्रीफ यू सिंपल थिंग्स। आपका सेरिब्रम 4 पार्ट में बटा हुआ है, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एक व्हाइट पेपर का सहारा ले लेता हूं ताकि मैं बोलता रहूंगा ताकि तुम लोग का छूट जाए, लिखते भी रहो। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। फ्रंटल वाला इंटेलिजेंस के लिए होता है बच्चों। फ्रंटल पार्ट ऑफ सेरिब्रम इज फॉर इंटेलिजेंस। जो भी तुम्हारे अंदर लर्निंग, राइटिंग, ये सब कैपेसिटी है, ये फ्रंटल वाले की वजह से है। पेराइटल वाला आपके एनालाइजिंग, मेमोरी, ड्रीमिंग, तुम जो सोचते हो, तुम जो याद रखते हो, तुम जो समझते हो, वो पेराइटल की वजह से। टेम्पोरल, लिसनिंग, ऑसिपिटल, विजन, इसके लिए होता है। ठीक है, इसमें हम थैलेमस को देखें। थैलेमस रिले सेंटर बनाता है। रिले सेंटर का मतलब होता है बच्चों, जो आपके सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का कनेक्शन होता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आ रही है और मोटर लेकर के जा रही है, तो बीच में ये एक जगह पे कनेक्टेड होते हैं। जिस जगह पे ये कनेक्टेड होते हैं उसको रिले सेंटर कहते हैं। तो थैलेमस जो होता है रिले सेंटर ज्यादा कंपोज करता है अपने अंदर। ठीक है, हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 साल में 5 से 6 बार इसमें से क्वेश्चन आया है। 3 चीजें बताऊंगा, याद रखिएगा हाइपोथैलेमस के बारे में। आपका थर्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है। थर्मो रेगुलेशन बहुत जरूरी है। आपका जो बॉडी का टेम्परेचर वगैरह है, ये सारी चीजें मेंटेन करता है। फूड एंड थर्स्ट, फूड कह रहा हूं मैं, हंगर लिखा हो, ठीक है। हंगर एंड थर्स्ट, तुम्हारा भूख और प्यास लगना, इसको कंट्रोल करता है। और जो मैमेलियन बिहेवियर है, मैमेलियन बिहेवियर एंड इमोशंस, इनको कंट्रोल करता है। थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, मैमेलियन बिहेवियर एंड इमोशंस, 4 थिंग्स यू शुड रिकॉल अबाउट हाइपोथैलेमस। ये 4 चीजें याद होनी चाहिए। लर्निंग तो मेमोराइजिंग का नहीं, लर्निंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मेमोराइजिंग। द थिंग दैट यू लर्न डजंट मीन्स यू विल मेमोराइज इट। आप कई बार ऐसा होता है जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, आपने लर्न किया इस चीज को, लेकिन जरूरी नहीं कि कल आपको ये चीज याद रहे। द थिंग दैट यू लर्न डजंट मीन्स दैट यू कैन मेमोराइज इट ऑल्सो। आपको अच्छा लगेगा, आपको इंटरेस्ट होगा, तो हो सकता है आप मेमोराइज करें। हर लर्न चीजें नहीं होती ऐसे मेमोराइज। हाँ, वो तो एंडोक्राइन सिस्टम होगा, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो हम उसमें पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस फ्रॉम ब्रेन आल्सो कंट्रोल योर एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि हाइपोथैलेमस का कुछ पार्ट जो होता है वो न्यूरो सेक्रेटरी हो जाता है। न्यूरो सेक्रेटरी मतलब वो हार्मोन सिक्रेट करने लगता है, तो वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। और बाकी सारी चीजें, ये सारी चीजें कंट्रोल करती हैं। अभी आप ब्रेन पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ ब्रेन पार्ट पढ़ाएंगे हाइपोथैलेमस का। तो थर्मो रेगुलेशन, नीट का एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अगर आपका हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए तो सबसे पहले इफेक्ट होने वाली चीज क्या होगी?
इस क्वेश्चन को 80% बच्चों ने गलत किया था। विजन मतलब देखना, जो चीज आप देख रहे हैं। वेरी गुड मंतशा, मंतशा ने सही आंसर दिया। See from eyes, making the image, analyzing the image, everything is vision. Very good श्रेयांश। श्रेयांश का आंसर सही है। आस्था ने कहा भूख नहीं लगी, इसका दिमाग ही भूख पे रहता है, इसको खाने से ही दिमाग इसका रहता है हमेशा। सोनिया ने कहा इमोशंस, इमोशंस तो ऑलरेडी खराब होते हैं। ठीक है बच्चों, सही आंसर इसका है थर्मोरेगुलेशन। इमोशंस वगैरह तो अप डाउन होते होंगे तो चलेगा, बिहेवियर अप डाउन होगा चलेगा, हंगर थर्स्ट थोड़ा बहुत आप कंट्रोल करोगे। अगर कोई चीज जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी आपको, वो आपका थर्मोरेगुलेशन है, और सबसे पहले यही इफेक्टेड होती है। तो ये चीज याद रखिएगा। मिड ब्रेन जो होता है बच्चों, मिड ब्रेन या आपके ऑडिटरी और विजुअल विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स समझते हैं कि अगर आपने कुछ देखा और अचानक से रिस्पॉन्स करना है, कुछ देख के तुरंत रिस्पॉन्स करना है, या कुछ सुन के तुरंत रिस्पॉन्स करना है, तो वो जो रिस्पॉन्स होता है उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। तो कभी भी आपको ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्स करना हो तो उसमें मिड ब्रेन हेल्प करता है। मिड ब्रेन आपके बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है, मतलब आपके चलने फिरने या खड़े रहने के उसमें भी हेल्प करता है। मिड ब्रेन बहुत छोटा सा पार्ट होता है, और ये समटाइम्स कुछ रिले सेंटर्स मिड ब्रेन से भी गुजरते हैं। ठीक है, मतलब सेंसरी और मोटर का जो कंबाइंड पार्ट है वो मिड ब्रेन से भी थोड़ा सा गुजरता है। हैंड ब्रेन में आते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, ये बैलेंसिंग करता है बच्चों बॉडी का। ठीक है, आप कैसे खड़े हैं, बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं, आप दौड़ेंगे तो कैसे दौड़ेंगे, जंप कैसे करेंगे, तो बॉडी में हर तरह के लोकोमोटरी या मूवमेंट जो भी होंगे उनकी बैलेंसिंग के लिए सेरिबेलम है। पॉन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ऑलरेडी बताया जा चुका है। इट स्विच ऑफ इंस्पिरेशन। जबकि मेड्यूला मेड्यूला इज द सेंटर ऑफ ऑल द इनवॉलंटरी फंक्शंस। सारे इनवॉलंटरी फंक्शंस के लिए ये सेंटर है। ठीक है, वॉमिटिंग से लेकर के डाइजेशन तक, एक्सक्रीशन से लेकर के इजेशन तक, हर चीज मेड्यूला कंट्रोल करती है आपके अंदर। थर्मोरेगुलेशन का मतलब होता है आपके बॉडी का टेम्परेचर, जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट बना के रखना, मेंटेन रखना। ठीक है, तो वो चीज अगर हाइपोथैलेमस डैमेज हो गई तो थर्मोरेगुलेशन आपका डैमेज हो जाएगा, मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर फिर ऊपर नीचे होने लगेगा और आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाएंगे उससे। तो ये है बच्चों, बॉडी में दो चीजें और आपको ब्रेन में पढ़नी पड़ेंगी। एक है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम मतलब ब्रेन का लोअर पार्ट या वो पार्ट जो जिसपे ब्रेन खड़ा है। तो ब्रेन के स्टेम में तीन चीजें आती हैं, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन पूरा ही ले लो, हैंड ब्रेन दोनों मिलकर के ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ठीक है, और क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे सेरिब्रम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू, बिकॉज बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट फंक्शन कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो ब्रेन में सेरिब्रम को पढ़ना बहुत जरूरी है। ब्रेन में कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस। एक पोर्शन होता है एमिगडाला, एक होता है हिप्पोकैम्पस। तो ये अपने अपने फंक्शंस, जैसे एमिगडाला है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस को कैरी करता है, हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी गेन करता है। तो ये सारे भी चीजें हैं छोटी छोटी जो मैंने वीडियो में डिस्कस की हैं। ठीक है, तो एक बार, आवाज नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा कल, मैं थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस करूंगा। अभी आप लोग, मैं तुरंत वीडियो लिंक भेज रहा हूं, एक बार ब्रेन अच्छे से डिस्कस कर लो। बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रहा, आवाज तो आना चाहिए।
चलो ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो आप लोग वीडियो में लिंक कर, जस्ट रिवाइज इट एंड वी विल रिवाइज इट टुमारो ऑल्सो। कल हम ब्रेन को रिवाइज करके ही आगे की तरफ बढ़ेंगे। So that's all for today. मिलते हैं बच्चों कल। ट्रेन पढ़ाने के बाद ही बताएंगे हम आपको, ठीक है, अभी नहीं। Medulla is the most important in involuntary sense, and cerebrum is the most of the sensory inputs are getting inside the cerebrum, and most of the memory analyzing portion getting inside the cerebrum, while most of the involuntary functions are controlled by this one, medulla. चलिए बच्चों ठीक है, कल मिलते हैं। इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करेंगे जो वीडियो। हाँ बच्चों ठीक है, बाय।